Hi guys, what's up and welcome back to Gravity Circle GC 3.0। तो क्या हालचाल मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, हम लोग सॉलिड स्टेट्स पढ़ रहे हैं और पिछले लेक्चर में आपके सामने जैसे दे रखा है कि मैंने आप लोगों को पॉइंट डिफेक्ट्स के बारे में पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था। इम्परफेक्शन इन सॉलिड्स के बारे में हमने पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। इम्परफेक्शन इन सॉलिड, लाइन डिफेक्ट, पॉइंट डिफेक्ट और इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट्स थे। इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट्स जैसा मैंने आपसे कहा था कि वो इलेक्ट्रॉनिक लेवल पर होते हैं और उसको हम लोग डेफिनेटली स्टडी करेंगे जब हम लोग क्या पढ़ेंगे, सेमीकंडक्टर्स। फिर मैंने कहा था लाइन डिफेक्ट बहुत बड़ा डिफेक्ट होता है और उसको पढ़ने का कोई मतलब नहीं होता, तो हम उसकी स्टडी नहीं करेंगे। हाँ, हम पॉइंट डिफेक्ट को डिटेल में और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। और हम लोगों ने इसको पढ़ना स्टार्ट किया था और हमने देखा था कि पॉइंट डिफेक्ट भी 3 प्रकार का होता है। वैसे पॉइंट डिफेक्ट क्या होता है? जब एक पोजीशन पर एक एटम, एक पार्टिकल अपनी पोजीशन से मिसप्लेस हो जाए, अपनी पोजीशन को छोड़ के चला जाए, या उसकी पोजीशन पर कोई नया आ जाए, या वो कहीं बीच में वॉइड वगैरह में जाके फंस जाए, दैट इज कॉल्ड एज दैट इज कॉल्ड एज पॉइंट डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट मैंने आपको बताया था 3 प्रकार के होते हैं, स्टोइशियोमेट्रिक, इम्प्योरिटी एंड नॉन स्टोइशियोमेट्रिक। स्टोइशियोमेट्रिक के अंदर जब मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने कहा था स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट का मतलब होता है जब किसी सॉलिड की स्टोइशियोमेट्री गड़बड़ ना हो। मतलब उसके अंदर अगर 2 एटम है, फॉर एग्जांपल ए और बी, तो अगर अभी ए और बी 1:1 के रेशो में है तो डिफेक्ट आने के बाद उनका रेशो गड़बड़ ना हो। ऐसा ना हो जाए कि ए ड्रास्टिकली कम हो जाए और बी जितने थे उतने रह जाए, तो उनका रेशो 1:1 की जगह 1:2 का हो जाए। ऐसा कभी नहीं होगा, रेशो हमेशा मेंटेन रहेगा। हमने देखा था नॉन आयोनिक सब्सटेंसेस के लिए ये वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट के नाम से कहे जाते हैं। स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट को इंट्रिंसिक डिफेक्ट या थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट के नाम से भी जाना जाता है। हमने देखा था कि जो आयोनिक सब्सटेंसेस होते हैं ये वैकेंसी और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट ना शो करते हुए ये एक स्पेशल टाइप के डिफेक्ट शो करते हैं जिसको आप लोग फ्रैंकल डिफेक्ट बोलते हो, दैट आर कॉल्ड एज फ्रैंकल डिफेक्ट एंड शॉटकी डिफेक्ट। शॉटकी डिफेक्ट में जैसे आपके सामने मैंने बताया था कि अगर केटायन का लॉस हो रहा है तो एनायन का भी लॉस होगा ताकि न्यूट्रलिटी मेंटेन रहे। लेकिन फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है, केटायन या एनायन में से कोई एक आयन बहुत छोटा होता है तो वो अपनी लोकेशन छोड़ के यहाँ पर बीच में वॉइड्स में आके बैठ जाता है। इतना पढ़ने के बाद स्टोइशियोमेट्री डिफेक्ट पिछले लेक्चर में खत्म हो गए थे। अब आज हम लोग एक नए डिफेक्ट की तरफ चलेंगे, दैट इज कॉल्ड एज इम्प्योरिटी डिफेक्ट। बट बिफोर दैट प्लीज आप लोग जरा एक इंफॉर्मेशन ले लो। वैसे तो ये अपडेट आप लोगों के लिए नहीं है। अगर आप किसी 8, 9 और 10th के बच्चे को जानते हो जो अपना अर्ली फाउंडेशन बनाना चाहता है, जो आप लोगों ने शायद मिस कर दिया होगा, 8, 9 और 10th का बच्चा जो अपना अर्ली फाउंडेशन बनाना चाहता है जेई नीट जैसे एग्जाम्स के लिए, एनटीएससी ओलंपियाड्स के लिए, तो उसके लिए गाइस एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि मैंने अनअकैडमी पर एक कैटेगरी पर ज्वाइन किया है और वो कैटेगरी सिर्फ 8, 9 और 10th के बच्चों के लिए है, अर्ली फाउंडेशंस के लिए। उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। उन डिज़ायरेबल बच्चों के साथ, उन नीडी बच्चों के साथ जिनको उस चीज़ की नीड है, ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, हम लोग अब यहाँ पर पॉइंट डिफेक्ट के अंदर सेकेंड टाइप का डिफेक्ट पढ़ना शुरू करेंगे जिसको रहता है इम्प्योरिटी डिफेक्ट। कौन सा डिफेक्ट? इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इम्प्योरिटी डिफेक्ट। अच्छा, वैसे एनसीईआरटी में ये चीज़ मेंशन नहीं है, लेकिन जब हम लोग कोई अच्छे ऑथर की किताब पढ़ते हैं, जैसे सिनगेज पढ़ी या कोई फॉरेन ऑथर की किताब पढ़ी, जेडी ली वगैरह जैसे अगर अपन ने किताबें पढ़ी, तो वहाँ पर इम्प्योरिटी डिफेक्ट को भी 2 प्रकार से पॉइंट आउट किया जाता है। पहला, इम्प्योरिटी डिफेक्ट इन कोवेलेंट सॉलिड्स। इम्प्योरिटी डिफेक्ट इन कोवेलेंट सॉलिड्स। मैं इसे वापस से नहीं पढ़ाऊंगा। सर क्या कर रहे हो, नहीं पढ़ाओगे तो मजा कैसे आएगा? क्योंकि एनसीईआरटी सच में यार एक बहुत प्यारी किताब है, गीता, बाइबल, कुरान है। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी वाला बोलता है भाई एक ही चीज को बार बार क्यों पढ़ाऊं मैं। तुम पहले मुझसे बोलते हो कि सर इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट पढ़ाओ, तो मैंने कहा मैं इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट नहीं पढ़ाऊंगा। फिर आप बोल रहे हो सर इम्प्योरिटी डिफेक्ट पढ़ाओ, इम्प्योरिटी डिफेक्ट पढ़ाओ इन कोवेलेंट सॉलिड्स। आपने कहा ये भी नहीं पढ़ाऊंगा। क्यों? तो क्या इसकी इंपॉर्टेंस नहीं है? नहीं, इसकी इंपॉर्टेंस है, लेकिन ये दोनों चीजें हम लोग सेमीकंडक्टर के अंदर कवर कर लेंगे।
यानी जो सेमीकंडक्टर है वो एक टाइप का इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट भी है और एक टाइप का इंप्योरिटी डिफेक्ट इन कोवेलेंट सॉलिड्स भी है। तो ध्यान रखना, आप लोगों को जेई और नीट जैसी परीक्षा में हमेशा उलझाया जाएगा, हमेशा कंफ्यूज किया जाएगा सेमीकंडक्टर पढ़ाते वक्त। आप बोलोगे सर सेमीकंडक्टर तो आपने उसका फंक्शनिंग बता दिया, लेकिन आपने ये थोड़ी बताया कि सेमीकंडक्टर जो बन रहा है वो एक प्रकार का इंप्योरिटी डिफेक्ट शो कर रहा है, वो एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट शो कर रहा है। तो ध्यान रखना, आपको वहां पर उलझाया जाएगा। तो इंप्योरिटी डिफेक्ट एक होता है इन कोवेलेंट सॉलिड और दूसरा होता है इन योर आयोनिक सॉलिड। तो ध्यान रखिएगा, हम यहां पर सिर्फ आयोनिक सॉलिड्स को डिस्कस करेंगे, कोवेलेंट सॉलिड को मैं आगे आपको डिस्कस सेमीकंडक्टर में कराऊंगा। लेकिन सर इंप्योरिटी डिफेक्ट क्या होता है पहले वो तो बता दो। तो देखो, इंप्योरिटी का मतलब हमारी केमिस्ट्री में आपको क्लास 9th से सिखाया जाता है कि इंप्योरिटी का मतलब कोई धूल मिट्टी कंकर पत्थर नहीं होता। इंप्योरिटी का मतलब होता है कि अगर आप प्योर NaCl बना रहे हो तो Na और Cl के अलावा अगर वहां पर कोई तीसरा टाइप का आयन आ जाए तो वो इंप्योरिटी कहलाएगा। समझ में आ गई बात आपको? सो इंप्योरिटी का मतलब होता है दैट व्हेन एटम और आयन ऑफ अदर सब्सटेंस comes and occupies the void, or the position of our desirable atom or ion is called as impurity defect। इसको क्या बोलते हैं? It's called as impurity defect। Such defect are called as impurity defect। क्या मेरे गुलजारी लालों को ये बात समझ में आ रही है? क्या बोला मैंने कि impurity का मतलब क्या होता है? एक तो आपका डिजायरेबल सॉलिड, जैसे मान लो आप NaCl बना रहे हो तो NaCl में आपका डिजायरेबल आयन क्या हो जाएगा? Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। अब ये आपके डिजायरेबल है, आप इनको चाहते हो कि ये आपके सॉलिड में रहें, लेकिन क्या होता है, इनकी पोजीशन पर कोई दूसरे सब्सटेंस का आयन आकर अगर बैठ जाए तो वो इंप्योरिटी डिफेक्ट कहलाएगा, या इनके वॉइड में आकर घुस जाए तो वो इंप्योरिटी डिफेक्ट कहलाएगा। क्या बात समझ में आई? याद करो, मैंने फ्रेंकल और शॉर्टकी में ऐसा कभी नहीं कहा था। मैंने फ्रेंकल के अंदर क्या सिखाया था कि कैटायन अपनी पोजीशन छोड़कर वॉइड में आकर बैठ गया, लेकिन कैटायन वही है, किसी और टाइप का कैटायन नहीं है। लेकिन यहां पर क्या होगा, मान लो तुम्हारा डिजायरेबल कंपाउंड NaCl है, तो सोडियम भाग जाए और उसकी जगह सेजियम आकर बैठ जाए, सोडियम भाग जाए और उसकी जगह स्ट्रोंशियम आकर बैठ जाए, तो ये इंप्योरिटी डिफेक्ट कहलाएगा। क्या बात समझ में आ गई? अच्छा, कोवेलेंट सॉलिड्स के अंदर ये कहां देखने को मिलता है? जब आपका कोई ग्रुप 14 का सब्सटेंस, जैसे आपका सिलिकॉन, जब आपका कोई ग्रुप 14 का सब्सटेंस है, जैसे आपके सब जगह यहां पर सिलिकॉन पड़ा हुआ है, सिलिकॉन 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 सिलिकॉन। अब यहां पर अचानक से एक सिलिकॉन को हटा के इस मिक्स्ड विथ, या ऐसा बोलना चाहिए, यहां पर एक टर्म मैं आपको आगे सिखाऊंगा, डोपिंग। डोपिंग मतलब इंप्योरिटी को मिक्स कर देना। इसकी डोपिंग हो जाए ग्रुप 15 के सब्सटेंस के साथ, मतलब यहां पर ग्रुप 15, जैसे नाइट्रोजन के पास में क्या था, फास्फोरस और आर्सेनिक, तो यहां पर मान लो आर्सेनिक आकर बैठ जाए, तो ये तुम्हारा इंप्योरिटी डिफेक्ट हो गया। इंप्योरिटी डिफेक्ट इन ग्रुप 14। या कभी इसकी डोपिंग हो जाए ग्रुप 13 के सब्सटेंस के साथ। अब ग्रुप 13 क्या होता है? बोरॉन, एल्यूमिनियम और गैलियम, तो यहां पर आकर आपका कौन बैठ जाए? गैलियम। तो ये तुम्हारा इंप्योरिटी डिफेक्ट इन कोवेलेंट सॉलिड हो गया, क्योंकि ये सब कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ते हैं। खैर, ये सेमीकंडक्टर का टाइप है, हम इसको आगे सीखेंगे, अभी हमको इससे कोई लेना देना नहीं है। डेफिनेशन का स्क्रीनशॉट ले लो जरा जल्दी से, ताकि मैं आयोनिक सॉलिड्स पढ़ाना एक्सप्लेन करूं आपको। ले लिया स्क्रीनशॉट? चलिए, ग्रेट। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग इंप्योरिटी डिफेक्ट पढ़ेंगे ओनली इन आयोनिक सॉलिड, क्योंकि कोवेलेंट का तो अपन आगे पढ़ने वाले हैं। ओनली इन आयोनिक
सॉलिड्स। अच्छा, ओनली लिखने से कुछ बच्चे बाद में कंफ्यूज हो जाएंगे जब वो नोट्स पढ़ेंगे कि सर सिर्फ ओनली आयोनिक में होता है क्या? नहीं, तो ये आयोनिक में नहीं होता, ये आयोनिक और कोवेलेंट दोनों में होता है, लेकिन अभी हम सिर्फ आयोनिक सॉलिड के बारे में पढ़ेंगे। तो यहां पर क्या होगा, दैट व्हेन एन आयन इज रिप्लेस्ड बाय द आयन ऑफ a different compound causes impurity defect, causes impurity defect। कौन सा डिफेक्ट कॉज करता है ये? इट कॉजेज impurity defect। इसका बेहतरीन एग्जाम्पल जो मेरे प्यारे बच्चों आपके सामने है वो है स्ट्रोंशियम क्लोराइड व्हेन डोप्ड विथ सोडियम क्लोराइड। यहां पर डोप्ड का मतलब क्या होता है? डोप्ड का मतलब होता है मिक्सिंग ऑफ इंप्योरिटी। अपन बोले डोप शोप, ए नामी या डोप शोप मारे या करो। तो जो डोप होता है, डोपिंग मतलब इंप्योरिटी मिक्स कर लेना। तो इंप्योरिटी जब आप स्ट्रोंशियम क्लोराइड के NaCl के साथ मिक्स हो जाए, तब आपके सामने एक NaCl का लटाइस होगा, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव Na पॉजिटिव, 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 Cl नेगेटिव Na पॉजिटिव। ये तुम्हारे प्योर NaCl का क्रिस्टल है। अब क्या हुआ, जब आप NaCl बना रहे थे, जब आप NaCl का फॉर्मेशन कर रहे थे, गलती से इन्वायरमेंट में कुछ मात्रा में स्ट्रोंशियम क्लोराइड आ गया। अब क्योंकि क्लोरीन तो इन दोनों के अंदर सेम है, क्लोरीन का तो कोई लफड़ा नहीं है, लेकिन एक स्ट्रोंशियम यहां पर आकर बैठना चाह रहा है। अब आप यहां पर देखो, यहां पर स्टार बनाकर एक पॉइंट लिख लेना कि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी शुड बी मेंटेन्ड। आपके इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी जो होती है, इट शुड बी मेंटेन्ड। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी शुड बी मेंटेन्ड। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 देयर आर 8 पॉजिटिव चार्ज और देयर आर 8 नेगेटिव चार्ज, मतलब आपका कंपाउंड अभी प्योरली न्यूट्रल है। अब अगर मान लो यहां से सोडियम चला गया, एक गड्ढा हो गया यहां पर सोडियम के जाने से, तो यहां पर स्ट्रोंशियम आकर बैठ जाएगा। लेकिन आप खुद देखो, स्ट्रोंशियम पर डाई पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि एक स्ट्रोंशियम 2 क्लोरीन के साथ जुड़ा हुआ है, तो इस पर डाई पॉजिटिव चार्ज है। स्ट्रोंशियम आकर यहां पर बैठ गया। अब जैसे स्ट्रोंशियम यहां पर आकर बैठा, आप यहां पर पॉजिटिव चार्ज गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 और 2 9। अब यहां पर पॉजिटिव चार्ज तो बढ़ गया, अब यहां पर तो 9 पॉजिटिव चार्ज हो गए। हमें तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करनी है, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर एक सोडियम को और निकलना पड़ेगा। तो टेक्निकली यहां पर 2 सोडियम रिप्लेस होंगे बाय 1 स्ट्रोंशियम आयन। तो यहां पर आपको स्टार बनाकर एक पॉइंट और लिखना पड़ेगा, दैट 2 Na पॉजिटिव आयन will be replaced by 1 strontium dipositive ion to maintain neutrality। जो तुम्हारा न्यूट्रलिटी होती है उसको मेंटेन करने के लिए मेरे प्यारे गुलजारी लालो, आपको इसका ध्यान रखना पड़ेगा। और इस वजह से यहां पर एक होल भी क्रिएट हो गया, एक वॉइड क्रिएट हो गया, एक होल क्रिएट हो गया। क्या ये बात समझ में आ रही है? और आप लोग सब जानते हो, अगर होल क्रिएट हो गया तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी तो बढ़नी है भाई। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ेगी ना, अब ये क्लोरीन इधर जंप करेगा तो सोडियम इधर जंप करेगा, तो क्लोरीन इधर जंप करेगा, तो होल इस तरफ बढ़ेगा, आयंस इस तरफ बढ़ेंगे, तो करंट भी फ्लो होने की, कंडक्टिविटी उसकी, करंट के फ्लो होने की संभावना बढ़ जाएगी। तो ये होता है तुम्हारा आयोनिक डिफेक्ट, सॉरी इंप्योरिटी डिफेक्ट। क्या बोल रहा है, क्या गुंडा बनेगा रे तू, क्या दारू भी क्या रहा बाबा की तरह भांग नहीं उठा रहा अभी तक, सस्ते नशे, ठीक है। दैट इज इंप्योरिटी डिफेक्ट। और ये क्यों होता है? ये अपने आप हो जाता है, ये गलती से हो जाता है। ये जब आप यहां पर NaCl बना रहे हो, या आप अगर मान लो ये, और अच्छा एक और एग्जांपल नोट करो, ये और कब देखने को मिलता है। अच्छा, ये डोपिंग की डेफिनेशन लिख ली क्या? डोपिंग की डेफिनेशन में हटा दूं मेरे प्यारे गुलजारी लालो? ओके, शाबाश, वेरी गुड मेरे बकुड़ो। नाउ तो यहां पर इसका ध्यान रखना, ये कैडमियम क्लोराइड के अंदर भी देखा था, व्हेन कैडमियम क्लोराइड इज डोप्ड विथ सिल्वर क्लोराइड AgCl, ये इसके अंदर भी देखने को मिलता है। तो क्या होता है, जैसे आप AgCl लेबोरेटरी में बना रहे हो
और कुछ कैडमियम की इम्प्योरिटी आ जाए तो वही होगा, दो सिल्वर के कैटायन भागेंगे तब एक कैडमियम का आयन उसकी पोजीशन ऑक्यूपाई करेगा, दैट इज कॉल्ड एज इम्प्योरिटी डिफेक्ट। बहुत इजी था, बहुत हलवा था, फटाफट से उसको नोट करो। फिर अपन चलते हैं हमारे तीसरे डिफेक्ट की तरफ। हाँ ये हो गया खत्म, बस तीसरे डिफेक्ट की तरफ चलते हैं, नॉन मेट्रिक डिफेक्ट। सर क्या? नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट, बोलो जुबा केसरी, जल्दी नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। ओके मेरे प्यारे बच्चों, तो यहां तक आप लोगों को अगर बढ़िया तरीके से सब कुछ चीज समझ में आ गई है तो बहुत मजा आ गया है। अब हम लोग फटाफट से हमारे लास्ट पॉइंट डिफेक्ट की तरफ चलते हैं ताकि हम लोग ये डिफेक्ट्स वाले पार्ट को कंप्लीट कर ले, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स में या आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये एक हॉट टॉपिक होता है, पूछा जाएगा ही, ये बात ध्यान रखना। तीसरा एंड द लास्ट इज नॉन स्टोइशियो, पता है ना, नॉन स्टोइशियो। अब मैं स्पेलिंग भूल गया क्या इसकी? नॉन स्टोइशियो मेट्रिक डिफेक्ट, नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट, नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट। अब प्यारे बच्चों इसके अंदर क्या होता है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। आपके कोई भी कंपाउंड का जो सॉलिड कंपाउंड है उसके नेचुरल केमिकल फॉर्मूला में वेरिएशन आ जाना, इस डिफेक्ट के होने का जिसको बोलना चाहिए इफेक्ट क्या होता है, दैट दिस डिफेक्ट, ये जो नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट है, दिस डिफेक्ट कॉजेस द डिविएशन और वी कैन से वेरिएशन of the natural chemical formula of a compound। एक आपके कंपाउंड का जो नेचुरल केमिकल फॉर्मूला है उससे डिविएशन आ जाना। जैसे फॉर एग्जांपल इमेजिन करो, एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेकर हम लोग चलते हैं। जैसे मान लो आपके पास में जिंक ऑक्साइड है। अब आप लोग सब जानते हो कि जिंक ऑक्साइड के अंदर जिंक और ऑक्सीजन 1:1 के रेशो में है। अब कई बार क्या होता है, जब आप जिंक ऑक्साइड को खूब जोर से हीट करते हो तो हीटिंग की वजह से ऑक्सीजन बाहर उड़ जाता है, और एक एक्स्ट्रा जिंक इसके अंदर ट्रैप हो जाता है, तो नया फॉर्मूला बन जाता है ZnX+1O। तो वैसे जिंक ऑक्साइड का फॉर्मूला बचपन से पढ़ते आए हो कि जिंक ऑक्साइड मतलब ZnO, लेकिन अगर उसमें नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट आ गया तो अब आप देखो इसके फॉर्मूले में डिविएशन आ गया। कई बार क्या होता है, जैसे मान लो आप हमेशा क्या पढ़ के आए हो, LiH 1:1 का रेशो, वैसे ही आप पढ़ते हो LAH लेंथेनियम हाइड्राइड LAH, लेकिन इस प्रकार के डिविएशन में, इस प्रकार के डिफेक्ट में कुछ ऐसा दिखने लगता है, LAH 0.75। अब ये प्रॉपर स्टोइशियोमेट्रिक रेशो नहीं है। हाँ मैं ये मान सकता था कि 1:1 का रेशो है, लेकिन ये 1:0.75 ये कैसा रेशो है, ये किस प्रकार का रेशो हो गया? तो इस प्रकार के रेशोज में, इस प्रकार के फॉर्मूला में, नेचुरल फॉर्मूले के अंदर ही डिविएशन आ जाना इज कॉल्ड एज नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट। क्या ये बात समझ में आ गई? क्या आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से नोट कर लिया? ठीक है, ओके ग्रेट। तो नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट के अंदर बेसिकली आपकी स्टोइशियोमेट्री गड़बड़ा जाती है। और स्टोइशियोमेट्री का मतलब क्या होता है, अगर एक कंपाउंड, एक सॉलिड की स्टडी कर रहे हो तो उसका जो ओरिजिनल, जो नेचुरल केमिकल फॉर्मूला है उसमें वेरिएशन आ जाना, उसके अंदर बदलाव आ जाना, इज कॉल्ड एज नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट। और ये डिफेक्ट सबसे ज्यादा आप लोगों को ट्रांजिशनल एलिमेंट्स के अंदर देखने को मिलते हैं। चलो आके अपन एक एक करके एग्जांपल्स इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट फिर मेरे प्यारे बच्चों दो प्रकार का होता है। पहला होता है मेटल एक्सेस डिफेक्ट और दूसरा होता है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। अब आपको समझ में आ रहा होगा, नाम से ही समझ में आ रहा होगा
मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। मतलब पहले वाले केस में मेटल ज्यादा हो जाएगा और मेटल हमेशा कैटायन होता है, मतलब यहां पर यू विल सी मोर नंबर ऑफ कैटायंस और यहां पर मेटल कम हो जाएगा, मतलब यहां पर कैटायन का नंबर कम हो जाएगा। ठीक है, तो दो प्रकार के देखने को मिलते हैं। सबसे पहले अपन स्टडी मारना चालू करते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट की। लेट्स स्टार्ट टॉकिंग अबाउट मेटल एक्सेस डिफेक्ट। मेटल एक्सेस डिफेक्ट। अब मेटल एक्सेस डिफेक्ट भी दो प्रकार से देखने को मिलता है, जिसमें कि सबसे पहला टाइप आपको देखने को मिलता है जिसमें कि एनायन की कमी हो जाए, एनायन डेफिशिएंसी, मेटल एक्सेस डिफेक्ट बाय डेफिशिएंसी ऑफ एनायन, बाय डेफिशिएंसी ऑफ एनायन। अब आप खुद सोचो भाई, मेटल तो कैटायन है, हम लोग सब जानते हैं कि आपका जो मेटल है वो तो कैटायन है ना। तो अगर एनायन चला जाए, अगर एनायन चला जाए यानी कि एनायन की वैकेंसी हो जाए, इसको वैकेंसी ऑफ एनायन भी लिख सकते हो आप लोग, वैकेंसी ऑफ एनायन अगर आप बोल दो तो भी चलेगा, तो मेटल ऑटोमेटिकली एक्सेस में हो जाएगा। कैसे, चलो मैं आपको समझाता हूं। मान लो आपके पास में एक मेटल है, मेटल पॉजिटिव एनायन नेगेटिव, मेटल एनायन, मेटल एनायन, एनायन मेटल, एनायन मेटल, एनायन मेटल, मेटल एनायन, मेटल एनायन, मेटल एनायन, एनायन मेटल, एनायन मेटल, एनायन मेटल। ये आपका एक अच्छा खासा अभी मेटल और एनायन का एक बढ़िया एक कम का कंपाउंड बना हुआ है। अब मान लो अचानक से जब ये डिफेक्ट आया, एक एनायन अपनी पोजीशन छोड़ के भाग गया, एक एनायन की यहां पर डेफिशिएंसी हो गई, एक एनायन लीव्स द लेटाइस, एनायन ने लेटाइस को छोड़ दिया, तो यहां पर एनायन की डेफिशिएंसी हो गई। आप यहां पर क्या लिखोगे, इसको आप लिखोगे एनायन की डेफिशिएंसी हो गई, एनायन की डेफिशिएंसी हो गई। लेकिन प्यारे बच्चों, मैं ये बात पक्का मान रहा हूं कि पहले यहां पर मेटल कितने थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, पहले यहां पर मेटल 12 थे और एनायन भी 12 थे, मतलब 1:1 का रेशो था। लेकिन अब मेटल 12 हो गए लेकिन एनायन 11 ही रह गए, तो अब ये रेशो 12:11 का हो गया। रेशो बदल गया क्योंकि इसको सिंपल रेशो में आप ले नहीं जाओगे ना, सिंपल रेशो मतलब 12 से डिवाइड हो गया, 1:1। सिंपल रेशो 1:2 होता है। हाँ, अगर ये 6 हो जाता तो 6 होने की वजह से मैं इसको 2:1 लिख देता, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं हो रहा प्यारे गुलजारी लालो, तो ये तो अभी 11 है, तो इसका रेशो अब 12:11 का हो गया। अब ये नॉन सिंपल रेशो में चला गया। अब एक बात बताओ, चलो स्टोइशियोमेट्री तो गड़बड़ा गई, मेरे को मालूम था कि यहाँ पर स्टोइशियोमेट्री तो गड़बड़ होनी है, ये नॉन स्टोइशियोमेट्री है, तो ओरिजिनल फॉर्मूला जो नेचुरल फॉर्मूला था Ma, अब ये डिविएट हो गया, अब ये डिविएट हो गया। अब स्टोइशियोमेट्री तो बर्बाद हो गई, लेकिन क्या इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी भी बर्बाद होगी? तो जी नहीं, यहां पर ऐसा नहीं होगा। यहां पर स्टार बनाकर एक पॉइंट लिखना कि भैया कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी हमेशा मेंटेन्ड होगी। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी शुड बी मेंटेन्ड, शुड बी मेंटेन्ड। और अगर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी आपको मेंटेन करनी है तो कुछ ऐसा करो, कुछ ऐसा करो कि यहां पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बराबर रहे। भाई पहले क्या था, पहले 12 पॉजिटिव चार्ज थे और 12 नेगेटिव चार्ज थे, तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी थी। लेकिन अब तो गड़बड़ हो गई, अब पॉजिटिव चार्ज 12 है लेकिन नेगेटिव चार्ज तो 11 हो गए, तो अब ओवरऑल +1 चार्ज हो गया। तो यहां पर ध्यान रखना, जब कभी भी एनायन अपना लेटाइस छोड़ता है, इट लीव्स द इलेक्ट्रॉन बैक इन द होल, वो अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाता है, इलेक्ट्रॉन लेकर कभी नहीं जाता। तो जब इलेक्ट्रॉन होगा तो -1 चार्ज तो होगा, तो एक इलेक्ट्रॉन के होने की वजह से इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी वापस से मेंटेन्ड रहेगी। तो हमेशा ध्यान रखना, ऐसा कभी नहीं होगा कि अगर मेटल एक्सेस डिफेक्ट है और उसमें अगर आप एनायोनिक वैकेंसी क्रिएट कर रहे हो, अगर आप एनायन को भगा रहे हो,
तो ऐसा कभी नहीं होगा कि एनायन अपना इलेक्ट्रॉन लेकर चला जाए, नहीं, ये जो नेगेटिव चार्ज उसके ऊपर है वो जो इलेक्ट्रॉन की वजह से है वो इलेक्ट्रॉन को यहां पर छोड़ के जाएगा, वो इलेक्ट्रॉन को यहां पर पटक के जाएगा, वो इलेक्ट्रॉन अपने साथ लेकर कभी नहीं जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई? अब यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्रिएट हो रही है, ये जो इलेक्ट्रॉन यहां पर छूट रहा है, ये इलेक्ट्रॉन वाले पॉइंट को हम लोग नाम देते हैं एफ सेंटर। एक नया वर्ड निकल के आ रहा है, एफ सेंटर, जिसका फुल फॉर्म होता है फैब्रे जेंटर। इसको जर्मन लैंग्वेज में लिखा जाता है फैब्रे जेंटर, और आप इंग्लिश में करोगे तो जेड की जगह सी लगा दो तो फैब्रे सेंटर। फैब्रे सेंटर का मतलब होता है एक ऐसा सेंटर विच इम्पार्ट्स, एक ऐसा सेंटर विच इम्पार्ट्स द कलर इन अ सॉलिड। एक सॉलिड के अंदर ये कलर इंपार्ट करने का काम करेगा। मतलब अब आपका सॉलिड कलरफुल दिखाई देने लगेगा, अब आपके सॉलिड में आपको कलर दिखाई देने लगेगा। कुछ देर पहले तक आपका सॉलिड कलरलेस हो सकता है, कुछ देर पहले तक आपके सॉलिड के अंदर किसी प्रकार का कलर नहीं दिख रहा होगा, हो सकता है वो व्हाइट हो या ट्रांसपेरेंट हो, लेकिन जैसे ही एनायन जाएगा और इलेक्ट्रॉन छोड़ जाएगा आपको यहां पर कलर दिखाई देने लगेगा। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर ऐसा क्यों? तो बेटा आप लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा था कि नहीं, नील बोर एटॉमिक मॉडल। ये इलेक्ट्रॉन क्योंकि अब फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया है, ये सराउंडिंग से जो विजिबल वेवलेंथ के रेडिएशंस हैं उसको अब्जॉर्ब करेगा। और रेडिएशंस मतलब क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस मतलब क्या? दे आर द फॉर्म ऑफ एनर्जी, मतलब ये एनर्जी को अब्जॉर्ब करेगा। एनर्जी को अब्जॉर्ब करके ये ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, कुछ देर वहां रहकर जो भी एक्स्ट्रा एनर्जी इसने अब्जॉर्ब करी है उसको एमिट करके वापस से ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा, और ये लगातार करेगा, एक्साइटेड डी एक्साइट, एक्साइट डी एक्साइट, और इस पूरे ड्यूरेशन में ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अब्जॉर्ब करेगा और उसका कोरस्पॉन्डिंग कलर रिलीज करेगा। तो अगर मान लो यहां से ये कुछ अमाउंट में एनर्जी अब्जॉर्ब करके एक्साइट हुआ, एनर्जी छोड़ी, डी एक्साइट हुआ, तो ये जो एनर्जी छोड़ रहा है ये जब हमारी आंखों पे पड़ेगी तो हमको कलर दिखाई देगा। तो ये फैब्रे सेंटर कलर शो करता है। रीजन हम इसका क्या लिखेंगे? इसका हम रीजन लिखेंगे दैट इलेक्ट्रॉन बीइंग फ्री absorbs electromagnetic radiation of visible range from surrounding and excites itself after getting de-excited, it release electromagnetic radiation in the visible range, causes color impartation, कलर इंपार्ट करने का काम करेगा। इस वजह से आपको यहां पर मेरे प्यारे गुलजारी लालो आपको इसका रंग दिखाई देगा, आप बोलोगे वाह क्या रंगीन दुनिया है, आ हा हा क्या रंगीन दुनिया है। क्या बात समझ में आ रही है? सो दिस इज कॉल्ड एज फैब्रे सेंटर या फैब्रे जेंटर, ये जर्मन वर्ड है, ध्यान रखना। तो भैया क्या होता है, एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं हम लोग, एक बार वापस से इस चीज़ को रिपीट कर सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। बट बिफोर दैट प्यारे बच्चों प्लीज़ टेक द स्क्रीनशॉट, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है, मैं एक बार वापस से रिपीट कर देता हूँ। आपका मेटल एक्सेस डिफेक्ट है, यानी मेटल की मात्रा ज़्यादा है, एनायन की मात्रा कम है। कैसे हुई एनायन की मात्रा कम? एनायन छोड़ के चला गया, एनायन छोड़ के चला गया, लेकिन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए अपना इलेक्ट्रॉन उसके छेद में छोड़ गया, गड्ढे में छोड़ गया। अब ये इलेक्ट्रॉन फ्री होने की वजह से सराउंडिंग से इसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अब्जॉर्ब करे, एक्साइट हुआ, फिर वो रेडिएशन छोड़े, डी एक्साइट हो गया, ग्राउंड शेल में आकर गिर गया। और ये बार बार करने की वजह से आपको ये कलर दिखाई देने लगा, और इस सेंटर को क्या बोलते हैं? फैब्रे सेंटर, ठीक है। तो इसको एफ सेंटर डिफेक्ट भी बोला जा सकता है। अब ये तो हो गई बात इसकी। अब एक एग्जाम्पल के मदद से मैं आपको इसको बढ़िया तरीके से समझाता हूं।
एक एग्जाम्पल का मैं इस्तेमाल करके आपको समझाता हूं कि ये फाब्रे सेंटर बनता कैसे है। तो गाइज इसके लिए सबसे बेस्ट एग्जाम्पल लिया जाता है NaCl का। देखो क्या होता है, ये तुम्हारे पास में Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव Na पॉजिटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव Na पॉजिटिव। ये तुम्हारा क्रिस्टल हो गया। अब मान लो अगर आप आपके NaCl को सोडियम के वेपर्स में रख दो, आपने क्या करा, यहां से सोडियम के वेपर्स पास करें। आप क्या कर रहे हो, सोडियम के वेपर्स पास कर रहे हो। दीज आर प्योर सोडियम वेपर्स, प्योर मेटल के वेपर्स हैं ये। आप यहां से क्या कर रहे हो, सोडियम के वेपर्स पास कर रहे हो। सोडियम 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 सोडियम। अभी अपने कौन से स्टेट में, वेपर स्टेट में। तो जैसे ही ये सोडियम वेपर्स मान लो इस क्लोरीन के कांटेक्ट में आए, तो ये क्लोरीन इस सोडियम से जाकर जुड़ने की कोशिश करेगा। अब जब ये सोडियम से जुड़ेगा, आप देखो ये सोडियम तो प्योर मेटल है, तो ये सोडियम रेडी है अपना इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को डोनेट करने के लिए। तो अब क्या होगा, ये सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को डोनेट कर देगा। तो जब ये क्लोरीन इसके साथ जाएगा, ये बोलेगा कि मुझे इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है। ये अपना इलेक्ट्रॉन जो इसके पास में पहले से मौजूद था उसको अपनी पोजीशन पे छोड़ के खुद एटॉमिक फॉर्म में निकलेगा। मतलब क्या होगा, जैसे पहले Cl नेगेटिव यहां मौजूद था, अब इसको बाहर जाना है, तो ये जो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज था ये इलेक्ट्रॉन की वजह से, तो ये इलेक्ट्रॉन को छोड़ के खुद Cl बन के बाहर चला जाएगा। और यहां से Na के वेपर्स आ ही रहे हैं, तो ये दोनों कंबाइन होकर NaCl बन जाता है। तो इस प्रकार आपको यहां पर फाब्रे सेंटर बनता हुआ दिखाई दे रहा। तो दिस इज हाउ यू विल बी ऑब्जर्विंग अ F सेंटर। और यहां पर आपको ये आपका फाब्रे सेंटर बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि आपको कलर इंपार्ट करने में मदद करेगा। और इस वजह से आपका NaCl आपको हमेशा येलो कलर इंपार्ट करता हुआ नजर आता है। तो when NaCl is kept in sodium vapors, it starts imparting येलो कलर, येलो कलर। क्या बात समझ में आ गई? और ऐसा कब भी हो सकता है, जब आप नमक को खूब हीट करो। जब आप नमक को खूब हीट करते हो तब भी क्लोरीन उड़ जाता है Cl2 बन के, क्लोरीन Cl2 बन के उड़ जाएगा। तो जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो अपने फाब्रे सेंटर में छोड़ के भाग जाएगा। अच्छा, इसके अलावा और एग्जांपल लिख लो। लिथियम क्लोराइड हमेशा पिंक कलर शो करेगा। इसके लिए गाना याद रख लेना, सनी लियोनी का गाना, पिंक लिप्स पिंक लिप्स पिंक लिप्स पिंक लिप्स। तो पिंक और LICL से लिप्स याद कर लो। अब भाई इतनी अश्लीलता क्या करें, अब तुमको पढ़ाने के लिए करनी पड़ती है। और KCl हमेशा आपको वॉयलेट कलर शो करता हुआ दिखाएगा। KV केंद्र विद्यालय, KV अपने KV के लौंडे बोले तो एकदम कूल स्वैग वाले तो ये आपको हमेशा वॉयलेट कलर शो करता हुआ नजर आएगा। तो ये हो गया मेरे प्यारे बच्चों आपका मेटल एक्सेस डिफेक्ट का फर्स्ट टाइप, दैट इज वैकेंसी ऑफ एन आयन। इस डिफेक्ट को बोलते हैं वैकेंसी ऑफ एन आयन। प्लीज इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले ले ताकि मैं आप लोगों के साथ में जल्दी से इसको खत्म करके आगे बढ़ सकूं। प्यारे प्यारे बच्चों, फिर हम लोग दूसरे पार्ट की तरफ चलेंगे, मेटल एक्सेस डिफेक्ट का ही सेकेंड टाइप। एक टाइप तो मैंने एनायंस की कमी करके कर दिया कि भैया एनायंस की कमी है। अब दूसरे टाइप में अपन क्या करेंगे, कैटायन बढ़ा देंगे। भाई पहले में एनायन कम करा तो कैटायन ज्यादा हो गया, और दूसरे में अपन कैटायन ही बढ़ा देंगे। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो ताकि अपन आगे बढ़ सके। चलिए इसको मिटाएंगे अब अपन, और दूसरे डिफेक्ट की तरफ चलेंगे जो कि मोस्ट कॉमनली देखा जाता है इन योर ऑक्साइड्स। ट्रांजिशनल मेटल यानी कि आपके जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, इनके ऑक्साइड्स में इसको काफी देखा जाता है। तो मेटल एक्सेस यानी आपको मेटल को एक्सेस क्वांटिटी में रखना है।
पहला तरीका एनायन की कमी कर दो, लेकिन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करना। यहां पर क्या होगा, बाय एक्स्ट्रा कैटायन इन इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर एक्स्ट्रा कैटायन होना भी आपके मेटल एक्सेस डिफेक्ट को शो करता है। बहुत इजी सा एग्जांपल, जैसे मान लो ये आपका कैटायन है, ये एनायन, ये कैटायन, ये एनायन, ये कैटायन, एनायन, 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 कैटायन, एनायन। ठीक है, अब यहां पर क्या हुआ, बढ़िया स्टोइशियोमेट्री है, सब हंसता खेलता परिवार है, ला 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 ला, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यहां पर आपके पास में कैटायन 12 है, एनायन भी 12 है। अच्छा खासा हंसता खेलता खुशी परिवार। अचानक से कहीं से कैटायन आया और यहां आके घुस के बैठ गया। अब कैटायन के आने की वजह से कैटायन हो गए 13, एनायन रह गए 12, हो गया कैटायन का एक्सेस, हो गया मेटल एक्सेस, क्योंकि जो कैटायन है वो ऑब्वियसली मेटल का होगा, मेटल हमेशा कैटायन बनता है, मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। लेकिन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी हो गई बर्बाद, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी हो गई बर्बाद, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया। तो उसको मेंटेन करने के लिए ये कैटायन अपने ही इलेक्ट्रॉन को यहां पर किसी वॉइड में पटक देता है। तो अब यहां पर टोटल 13 पॉजिटिव चार्ज है और 13 नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी अभी भी मेंटेन्ड है। क्या चीज समझ में आ गई? सो दिस डिफेक्ट इज कॉल्ड एज इंटरस्टिशियल वॉइड के अंदर एक्स्ट्रा कैटायन के आने की वजह से मेटल एक्सेस डिफेक्ट का कॉज होना। दिस इज मेटल एक्सेस डिफेक्ट बाय एक्स्ट्रा कैटायन। तो इसके अंदर क्या होता है, द कैटायन को आप लोग मेटल आयन भी बोल सकते हो, ऑक्यूपाइज द इंटरस्टिशियल स्पेस, occupies the interstitial space, and in order to maintain the electrical neutrality, electrical neutrality, and in order to maintain the electrical neutrality, the extra electrons also occupies the voids। क्या बात समझ में आ गई? तो इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा कैटायन की वजह से इंटरस्टिशियल वॉइड को ऑक्यूपाई करने की वजह से एक्स्ट्रा कैटायन के द्वारा मेटल एक्सेस डिफेक्ट का कॉज होना। अच्छा, ये किस में देखा जाता है? ये सबसे ज्यादा प्रोमिनेंटली जिंक ऑक्साइड के अंदर देखा जाता है। कैसे देखा जाता है? देखो, बहुत सीधा सा बात है। मान लो तुम्हारे पास में जिंक ऑक्साइड का सॉलिड है, आपने इसको खूब जोरदार तरीके से हीट कर दिया, तबेत से हीट कर दिया, तो बेटा जिंक अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन अलग निकल जाता है। अब एक बात बताओ, ये जब ऑक्सीजन निकलता तो इमेजिन करना इस चीज को, ठीक है, Zn डाई पॉजिटिव, O डाई नेगेटिव, 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 Zn डाई पॉजिटिव। अच्छा, ये उल्टा बन गया, O डाई नेगेटिव, Zn डाई पॉजिटिव, O डाई नेगेटिव, Zn डाई पॉजिटिव, O डाई नेगेटिव, Zn डाई पॉजिटिव, O डाई नेगेटिव। अब मान लो आपने ये Zn ऑक्साइड को हीट करा, तो कोई सराउंडिंग से, इसमें नहीं, ये तो जैसा था वैसा है, कोई सराउंडिंग से, कोई सराउंडिंग में आपने क्या करा, आपने जिंक ऑक्साइड को हीट करा, तो ये Zn डाई पॉजिटिव में टूट गया और O डाई नेगेटिव में टूट गया। तो Zn डाई पॉजिटिव निकला, आके मान लो यहां पर बैठ गया, ठीक है। अब क्या हुआ, आपने 2 Zn डाई पॉजिटिव हीट करे, तो दूसरा Zn डाई पॉजिटिव भी टूटा और ये भी आके मान लो यहां पर आके बैठ गया Zn डाई पॉजिटिव। तो 2 Zn डाई पॉजिटिव आकर बीच में बैठ गए। अब ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन कंबाइन होकर ऑक्सीजन बन के उड़ गए। तो जब ये ऑक्सीजन बन रहा होगा तो इसने अपना 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ा होगा, ये ऑक्सीजन ने भी अपना 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ा होगा, तभी ये दोनों कंबाइन होकर O2 बने। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन आपको यहां पर बीच में
वॉइड्स में आकर फंसते हुए दिखाई देंगे। तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन है, क्यों? क्योंकि 2 Zn डाई पॉजिटिव आया, तो टोटल 4 पॉजिटिव चार्ज आया, तो उसको मेंटेन करने के लिए 4 नेगेटिव चार्ज भी आ गया। तो इस तरीके के डिफेक्ट्स को बोलते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट बाय एक्स्ट्रा केटायन। और ये Zn ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट तरीके से शो करता है। मैक्सिमम टाइम आपको यही चीज देखने को मिलती है। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन चलते हैं दूसरे डिफेक्ट की तरफ, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट की तरफ। नोट करो, ठीक है? चलो अब इसको रब करते हो। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट जिसको बोलना चाहिए डिफेक्ट की तरफ चल रहा है, दैट इज मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। एंड गाइस एक बात ध्यान रखना, इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल भी आएंगे, पक्का इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल भी आएंगे कॉम्पिटिटिव में, बोर्ड्स में नहीं। बोर्ड्स में तो आपसे सीधा पूछा जाएगा, लेकिन पता होना चाहिए। तो सेकेंड टाइप ऑफ नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट इज मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। अब ये क्या होता है? नाम से समझ में आ रहा है सर मेटल की डेफिशिएंसी होगी, लेकिन एक बात ध्यान रखना, सबसे पहली बात स्टार बनाकर एक पॉइंट लिख लो, इट इज शोन बाय दोज मेटल्स, it is shown by those metals that have variable valency या that have variable oxidation state। तो ऐसे आप मुझे बता सकते हो कौन कौन से मेटल्स है जिनके पास में वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है? जैसे कॉपर +1 +2, आयरन +2 +3, मैग्नीज +4 +5 +4 3, है ना? तो वेनेडियम +4 +3, तो इनके पास में वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होने की वजह से ये लोग इस प्रकार के डेफिशिएंसी को शो करते हैं। क्या होता है देखो समझना, जैसे मान लो आपके पास में यहां पर Fe डाई पॉजिटिव, O डाई नेगेटिव, Fe डाई पॉजिटिव, O डाई नेगेटिव, O डाई नेगेटिव, Fe डाई पॉजिटिव, O डाई नेगेटिव, Fe डाई पॉजिटिव, Fe डाई पॉजिटिव, O डाई नेगेटिव, Fe डाई पॉजिटिव, O डाई नेगेटिव, O डाई नेगेटिव, Fe डाई पॉजिटिव, O डाई नेगेटिव, Fe डाई पॉजिटिव। ये आपका नॉर्मल लेटाइस है। गिन लो पॉजिटिव चार्ज कितने? 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 2 12, 13 14, 15 16। अब मान लो यहां से ये आयरन गायब हो गया। अब यहां पर आप गिनो पहले कि यहां पर ऑक्सीजन कितने हैं, O डाई नेगेटिव कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड इस पर चार्ज कितना है? -16। Fe डाई पॉजिटिव पहले कितने थे? 8, और इन पर चार्ज कितना था? +16। लेकिन गाइज हुआ क्या मेरे प्यारे बच्चों, हुआ क्या, यहां पर एक Fe डाई पॉजिटिव फॉर एग्जाम्पल मिसिंग हो गया, तब ये 7 हो गया, और चार्ज कितना हो गया? 14। अब यहां पर क्योंकि आयरन वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, यहां पर आपको एक मिल गया +3, यहां पर आपको क्या मिल गया? एक +3, और एक कहीं और से, चलो मान लो यहां से एक और मिसिंग कर दिया, एक Fe+3 यहां फंसा दिया। अब यहां पर क्या हुआ? अब यहां पर आप गिनो क्या हुआ? 1 2 3 4 5 6 12, 12 और 6 18, 12 और 6 18, मतलब यहां से एक और गायब कर दो। तो अब यहां पर चार्ज कितना हो गया? 2 2 4 2 6, 6 और 6 12, 13 14 15 16। चार्ज अभी भी 16 है, लेकिन यहां पर अब Fe डाई पॉजिटिव कितने बचे? 1 2 3 4 और 5, अब ये 5 ही बचे, और 2 नए आ गए। Fe ट्राई पॉजिटिव कितने आ गए? 2 आ गए। मतलब टोटल तुमको आयरन के कितने आयंस दिख रहे हैं? 7, और ऑक्सीजन के कितने दिख रहे हैं आपको? डाई नेगेटिव के 8। तो स्टोइशियोमेट्री बिगड़ गई। पहले बढ़िया स्टोइशियोमेट्री थी 1:1 की, यानी FeO के अंदर बढ़िया पहले 1:1 की स्टोइशियोमेट्री थी, और चार्ज भी बैलेंस था। लेकिन अब क्या हुआ? अब चार्ज तो बैलेंस्ड है, अब चार्ज तो बैलेंस है, लेकिन डाई पॉजिटिव भी आ गया, ट्राई पॉजिटिव आ गया, तो भी 7 ही है, तो भी 7 ही है। तो इस प्रकार के डेफिशिएंसी को बोलते हैं मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। और ये कौन शो करता है? ये वही शो करते हैं जिनके पास में वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट रखने का चांस
होता है। ये वही लोग, वही मेटल आप लोगों को शो करके दे सकते हैं। तो ऐसा देखा भी जाता है दैट इन केस ऑफ FeO 1:1 ratio is not observed, but it ranges from Fe 0.93O to Fe 0.95O, 0.93O से 0.95O के बीच में वेरी करता है। आप खुद भी देख लो ना, यहां पर क्या है 7:8 का रेशो आ गया ना बेटा, आ गया ना 7:8 का रेशो। अब आप ये 8 ऑक्सीजन है तो 7 और 8 को डिवाइड करो, पॉइंट लगा 0, 8 8 से 64 और लगभग 8 9 से 72, लगभग अप्रोक्सीमेटली 0.9 आ रहा है, अप्रोक्सीमेटली 0.9:1 का रेशो आ रहा है। तो ये तो छोटा सा क्रिस्टल है, जब आप बड़ा लोगे तो 0.93 से 0.95 के बीच में ही वेरी करेगा। क्या बात समझ में आ गई मेरे प्यारे बच्चों? तो दिस डिफेक्ट इज कॉल्ड एज मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। और ये कौन कौन से मेटल शो करते हैं जिनके पास में वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है? यूजुअली आपके ऑल द ट्रांजिशनल मेटल्स, जैसे कि आपका आयरन हो गया, कॉपर हो गया, मैग्नीज हो गया, वेनेडियम हो गया, क्रोमियम हो गया, यूजुअली ये लोग इसको शो करेंगे। क्या बात समझ में आ गई? निकेल हो गया, इनके अंदर आपको देखने को मिलेगा। अब जरा इसको नोट कर लो, इसके ऊपर जो बहुत ही ज्यादा कॉमनली फ्रीक्वेंटली न्यूमेरिकल्स आते हैं वो न्यूमेरिकल्स में आपको सॉल्व करना सिखाता हूं, वो फिर जेई के लिए, नीट के लिए इंपॉर्टेंट है ना। ये रेशो निकालना हम बेसिकली उसके अंदर सीखेंगे। और हम लोग देख ही रहे हैं कि ट्राई पॉजिटिव डाई पॉजिटिव दोनों फंस रहे हैं, तो कैसे चीज काम करेगी, उस प्रकार के न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करते हैं, दैट आई विल टीच यू। बट बिफोर दैट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, गुलजारी ला लो। चलो अब एक क्वेश्चन करवाता हूं, देखो कैसा क्वेश्चन आपको इस मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट के ऊपर पूछा जा सकता है। भाई हम लोग सब जान चुके हैं कि मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट जो है ये थोड़ी टेढ़ी खीर है। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने का कह दो इसको, बस इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन होगी, उसके अलावा स्टोइशियोमेट्री गई भाड़ में, है ना। ओवरऑल यही होता है। लेकिन मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट सिर्फ वही शो कर सकते हैं जिनके पास में वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट हो। अब सवाल देखो, सवाल कैसा आ रहा है देखो, अ कंपाउंड is found to have Fe 0.94O केमिकल फॉर्मूला। आपके एक कंपाउंड का ये केमिकल फॉर्मूला निकल के आ रहा है। दैट मीन्स क्लियर कट विजिबल है कि भाई साहब ये मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट है। तो आपको यहां पर फाइंड करना है, फाइंड आउट the percentage of Fe tri-positive ion present in the solid, कैसे सॉल्व करोगे इस प्रकार के सवालों को? आप किस प्रकार सॉल्व करोगे? अगर आपको पता है तो आप वीडियो पॉज करके लगाओ, और अगर आपको नहीं पता है तो इधर फिर फोकस मारो, मेरी बात ध्यान से सुनो, मेरे गुलजारी ला लो। सबसे पहले ये रेशो में इसको मजा नहीं आ रहा है, मजा नहीं आ रहा है, मुझे इसको कुछ ठीक करना होगा। तो क्यों ना मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई करके ऐसा लिख दूं, कोई परेशानी? मैंने इसको थोड़ा बड़ा कर दिया क्योंकि मेरे को 0.94 और 1 में कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम आएगी, तो आई हैव डन दिस। कोई परेशानी इसके अंदर? अच्छा, अब इसके अंदर आप एक बात देखो, क्योंकि मैंने आपको एक बात सिखाया है, ये यूनिवर्सल रूल है कि ये जो तुम्हारे सामने मॉलिक्यूल है should be electrical neutral, it should be electrically neutral, it should be electrically neutral, यानी जितना नेगेटिव चार्ज है उतना पॉजिटिव चार्ज होगा। अब लफड़ा तो सिर्फ आयरन के मेटल में, ऑक्सीजन में तो कोई लफड़ा नहीं है। तो हम लोग जानते हैं कि 1 ऑक्सीजन एटम ऑलवेज होल्ड्स -2 चार्ज, एक ऑक्सीजन पर हमेशा -2 चार्ज होता है। सो देयरफॉर आपके पास में 100 ऑक्सीजन के एटम है या 100 ऑक्सीजन के आयन है, तो इस पर टोटल कितना चार्ज हो जाएगा? इस पर टोटल -200 चार्ज हो जाएगा, है ना। कोई दिक्कत? ठीक है सर। अब आपके आयरन के अंदर लफड़ा आ रहा है। अब आपके आयरन के अंदर प्रॉब्लम ये आ रही है कि आयरन में +2 भी है और आयरन में +3 भी है। तो क्या करें सर?
एक काम करते हैं, किसी एक को x मान लो। चलिए मैं Fe डाई पॉजिटिव को x मान लेता हूं। तो Fe ट्राई पॉजिटिव कितने बचे? टोटल तुम्हारे पास में तो 94 ही है। ये दोनों मिलाकर तुम्हारे पास में टोटल Fe कितना है? 94। अब इसके अंदर +2 कितना है, +3 कितना है मैं नहीं जानता, तो मैं ऐसा कर दूं 94 माइनस x। समझ गए? चलो अब इसके अपन टोटल चार्ज को जोड़ लेते हैं। Fe डाई पॉजिटिव पर +2 चार्ज है, इसके एटम x है तो इस पर 2x चार्ज हो जाएगा, +2x चार्ज। और Fe ट्राई पॉजिटिव आपके पास में कितने हैं? 94 माइनस x, और इस पर +3 चार्ज है तो इतने पर कितना चार्ज हो जाएगा? इतने का +3 चार्ज। ठीक है, अब इनको जोड़ दो तो आप यहां पर लिखेंगे 2x प्लस 3 9 4 12 4 3 12 1 कैरी 9 20 288 प्लस 282 माइनस 3x माइनस 200 इज इक्वल टू 0, क्योंकि नेट चार्ज 0 होना चाहिए। ये तुम्हारे ऑक्सीजन का चार्ज आ गया -200, ये तुम्हारा चार्ज Fe ट्राई पॉजिटिव का आ गया, और ये चार्ज तुम्हारा Fe डाई पॉजिटिव का आ गया। इसको सॉल्व करते हैं। यहां पर क्लियरली दिख रहा है 282 में से 200 जाएगा तो कितना बचेगा? -82, और ये बचेगा -x, तो -x माइनस 82 इज इक्वल टू 0, नहीं +82, क्योंकि ये बड़ा है। तो -x इज इक्वल टू -82 कैरी आउट, तो x की वैल्यू हो गई 82। सो देयरफॉर आपके पास में जो x है Fe डाई पॉजिटिव, ये कितना है? आपके पास में Fe डाई पॉजिटिव के कितने आयन हो गए? 82 आयन हो गए। सो Fe ट्राई पॉजिटिव के कितने आयन हो जाएंगे? 94 में से 82 माइनस कर दो तो बचेंगे 12, तो ये तुम्हारे 12 के आयंस का नंबर हो गया। अब आपको परसेंटेज निकालना है, तो टोटल आपके पास में कितने हैं? 94। तो परसेंटेज निकालने के लिए, परसेंटेज ऑफ Fe ट्राई पॉजिटिव निकालने के लिए आपके पास में Fe ट्राई पॉजिटिव है 12, टोटल है आपके पास में 94 इंटू 100। बस जब आप इसको सॉल्व करोगे आपको नंबर मिल जाएगा 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 2 4 ज़ा 8, सॉरी 2 4 ज़ा 8, 1 कैरी 2 7 ज़ा 14, तो 600 डिवाइडेड बाय 47, 47 1 ज़ा 47, और 13 कैरी 12.9% के आसपास आपको आंसर मिलेगा, या 12 पॉइंट एवरेज आप 8 मान लो, चलो जो भी आपको मिले। तो इस प्रकार आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया? कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी पर होगा कि जो एनायन पर चार्ज है वो और जो कैटायन पर चार्ज है वो इट शुड बी इक्वल टू 0, इट शुड ऑलवेज बी इक्वल टू 0। ऑक्सीजन का नंबर मुझे पता है 100, और एक ऑक्सीजन पर -2 चार्ज, तो ऑक्सीजन पर -200 चार्ज, मैंने -200 लिख दिया। आयरन पता नहीं थे तो +2 मैंने मान लिया x, तो एक आयरन पर +2 चार्ज, तो x आयरन पर +2x चार्ज। आयरन +3 भी मुझे नहीं पता था, लेकिन आयरन डाई पॉजिटिव मैंने x माना तो Fe ट्राई पॉजिटिव 94 माइनस x हो जाएगा। तो एक आयरन पर +3 चार्ज, तो 94 माइनस x पर इतना चार्ज। सबको एक साथ जोड़ के लिख दिया, सॉल्व कर दिया, आपको आंसर मिल जाएगा। दिस इज द वेरी इजी टाइप ऑफ क्वेश्चन। स्क्रीनशॉट लो, एक क्वेश्चन और कराता हूं, ठीक है। 0.98 अगले सवाल में है ना। चलिए ग्रेट, अगला क्वेश्चन सॉल्व करें। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करें, बहुत बढ़िया। तो मैं इसको कर रहा हूं रब। अब अगला क्वेश्चन जो आ रहा है वो जेई में पूछा जा चुका है, वैसे ये भी जेई का ही क्वेश्चन था। अब यहां पर बस दो बातें बदल गई। यहां पर आपके पास में एक फॉर्मूला निकल के आ रहा है m 0.98O, और यहां पर आपको परसेंटेज, you have to find out the percentage of M डाई पॉजिटिव एंड M ट्राई पॉजिटिव आयंस, दोनों का आपको परसेंटेज निकालना है। मेरे ख्याल से अब आपके लिए क्वेश्चन हलवा हो गया है। वीडियो पॉज करो और जो टेक्निक मैंने सिखाई उस हिसाब से इसको सॉल्व करने की कोशिश करो, बाकी बच्चे मेरे को फॉलो करेंगे। सॉल्यूशन, M डाई पॉजिटिव, M डाई पॉजिटिव में मान लेता हूं X, तो M ट्राई पॉजिटिव मैं सबसे पहले इस M 0.98 और O को ऐसा लिख देता हूं, मल्टीप्लाई बाय 100 करके, ताकि सोल्यूशन इजी हो जाए। क्योंकि 0.98 से कैलकुलेशन हो तो जाएगी पर थोड़ी टफ पड़ेगी,
100 आसान हो जाएगा। तो m क्या हो जाएगा, 98 है, 98 में से x चले गए, तो ये तुम्हारे m का नंबर हो गया। अच्छा, इसका चार्ज निकालना है, 1 m पर +2 चार्ज है, तो x m पर हो जाएगा 2x चार्ज प्लस में। इस पर कितना चार्ज हो जाएगा, 1 पर +3 होता है, तो इस पर हो जाएगा 98 माइनस x, ये चार्ज हो गया। अच्छा, ऑक्सीजन पर -2 चार्ज होता है, तुम्हारे पास में 100 ऑक्सीजन है, तो कितना चार्ज हो जाएगा, 200 माइनस में चार्ज हो जाएगा। सबको एक साथ जोड़ के लिख दो, तो क्या इक्वेशन बनेगी, 2x प्लस 9 3 ज़ा नहीं 8 1 ज़ा 8 8 2 ज़ा 24 2 कैरी 9 3 ज़ा 27 29 294 माइनस 3x माइनस 200 इज इक्वल टू 0, क्योंकि नेट चार्ज 0 होना चाहिए इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी के रूल के हिसाब से। दिस इज द चार्ज ऑफ कैटायन, दिस इज द टोटल चार्ज ऑफ कैटायन एंड दिस इज द चार्ज ऑफ एनायन। तो चार्ज ऑफ कैटायन और चार्ज ऑफ एनायन शुड ऑलवेज बी इक्वल टू 0। तो अब आप देख रहे हो 3x में से 2x गया तो -x बचा, क्योंकि ये बड़ा है, प्लस यहाँ पर बचा 94 इक्वल टू 0, तो -x इज इक्वल टू -94, माइनस माइनस कैंसल आउट, तो x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू क्या आ गई, 94। क्लियर। सो देयरफॉर तुम्हारे पास में m डाई पॉजिटिव कितना आ गया, क्योंकि हमने इसका नंबर x माना था, तो ये आ गया 94। तो m ट्राई पॉजिटिव कितना आ गया, 94 में से 98 में 94 गए तो 4, बस ये तुम्हारे नंबर आ गए। परसेंटेज निकाल लो, अगर तुम m ट्राई पॉजिटिव का परसेंटेज निकालने जाओगे तो ये जाएगा 4/98 इंटू 100, और m डाई पॉजिटिव का निकालने जाओगे परसेंटेज तो ये हो जाएगा 94/98 इंटू 100। तो बस मेरे ख्याल से बहुत आसान चीज़ें होती जा रही हैं आप लोगों के लिए। ये इसको 2 टाइम्स काट दो, इसको 49 टाइम्स काट दो, 49 इसको कुछ 2.1 टाइम काटेगा तो 4.2% इसका हो गया, तो इसका 95.8% हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो बस इस प्रकार के सवाल अब आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क के लिए देना चाहता हूं, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। अब एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं। आई एम गिविंग यू 1 क्वेश्चन फॉर होमवर्क, और वो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि तुम्हारे पास में यहाँ पर निकेल 0.98 है और ऑक्सीजन यहाँ पर ये है। तो आपको यहाँ पर ये पता लगाना है कि निकेल डाई पॉजिटिव कितना है और निकेल ट्राई पॉजिटिव कितना है। आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, अभी आप सॉल्व करना। हमारा आज का लेक्चर हम यहीं खत्म करते हैं। विद दिस सारे डिफेक्ट्स कंप्लीट होते हैं। अगली क्लास में इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हम लोग कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू एंड हैव अ ग्रेट डे मेरे प्यारे बच्चों।